नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे बिहार के सुपर टेट में जो आप सभी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेडागोगी के जो शिक्षण कला से पूछे जाएंगे। दोस्तों उसके लिए आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से अगर बात करें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम सभी जानते हैं कि जो पेपर होने वाला वह मार्च के मंथ में होगा और यह 30 नंबर आपके लिए बहुत यूजफुल और बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलेंगे हम सभी पहले प्रश्न की श्रृंखला पर। देखिए जो दोस्त आप सभी से पूछे जाएंगे चैप्टर की अगर हम चर्चा कर ले, जैसे अधिगम हो गया, शिक्षण से दोस्त पूछे जाएंगे, सोच में शिक्षण क्या होता है उससे दोस्तों पूछा जाता है, आकलन मूल्यांकन, ये सभी से दोस्त आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर और देखने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। दोस्तों आप सभी के सामने समावेशी से प्रश्न है और पहला प्रश्न आपसे दोस्त कर रहा है, वह करा कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। देखिए दोस्तों अगर हम समावेशीकरण की चर्चा करें दोस्तों कि उसके लिए क्या आवश्यक हो सकता है। देखिए समावेशी शिक्षा की अगर बात करें या समावेशी की बात करें, समावेशी का मतलब होता है सभी को वेश करना, मतलब सभी का एकजुट करना, सभी को इकट्ठा करना, वह समावेशी कहलाता है। और समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, सभी को इकट्ठा करके जो शिक्षा दिया जाता है बिना भेदभाव करते हुए, वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो हम सभी पहले प्रश्न की अगर चर्चा करें कि दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, पहले प्रश्न के लिए अगर दोस्त बात करें तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। करा समावेशी कर्ण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। करा कि क्षमता निर्माण का अभाव या अभिभावकों की भागीदारी का ना होना या फिर अलगाव या संवेदनशीलता। दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें समावेशीकरण की अगर बात करें, कह रहा है कि इसमें क्या आवश्यक हो सकता है। क्षमता निर्माण का अभाव, दोस्तों अभाव नहीं होगा, ना अभाव होगा। दोस्तों अभिभावकों की भागीदारी करना होना, दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं होता समावेशीकरण की सफलता के लिए। दोस्तों राइट आंसर सीधा सा मतलब होगा आवश्यक के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आपका जो राइट आंसर होगा तो आपका जो होगा वह ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है। विशेष लोगों को दी जाती है या विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है या बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। दोस्तों शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जहां पर विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष लोगों को दी जाती है। किसे दोस्तों किससे संबंधित होगा जी, आंसर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्तों अगर हम शिक्षा शास्त्र की साथ ही करें तो शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर और विशिष्ट लोगों की आवश्यकता की बात करें, विशेष लोगों को दी जाती है ऐसा नहीं होगा, विशेष लोग को नहीं दी जाती दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। विकलांग का मतलब होता है जैसे विकलांग का ऐसा नहीं आप कहेंगे सिर्फ अस्थिबाधित को हम विकलांग में रखें, जैसे पूरी तरीके से बच्चा, जैसे दिव्यांग बच्चा है, पूरी तरीके से दिव्यांग हो या पूरी तरीके से दिव्यांग हो सकता है। पूरी तरीके से जैसे बात करें वह बच्चा श्रवण बाधित हो सकता है, उसको पूरी तरीके से सुनाई नहीं दे सकता। पूरी तरीके से जो दृष्टि बाधित हो, मतलब उसको पूरी तरीके दिखाई न दे हो, तो उसके लिए एक विशेष विद्यालय होगा। तो राइट आंसर दोस्त जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या इसमें से बी बन जाएगा। क्या दोस्त, ऑप्शन संख्या आपका बी बन जाएगा। सेकंड का क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से राइट आंसर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चर्चा करें दोस्तों, करा कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें से कह रहा गलत होगा, करेक्ट योजना कौन सा कथन इसमें से गलत होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है। करेक्ट समानता की भावना का विकास या धनात्मक आत्मसम्मान का विकास या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। दोस्तों क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है, कौन सा इसमें से करेक्ट, कौन सा इसमें से गलत होगा, कौन सा इसमें से गलत होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें गलत वाला इसमें से ढूंढना है, गलत वाला हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से हमें ढूंढना है। तो दोस्तों का समानता की भावना का विकास या तो पॉजिटिव है, हमको निगेटिव ढूंढना है। समानता मतलब गलत पूछ रहा, समानता का विकास तो सही है समावेशी के लिए। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास या भी दोस्तों सही है, जो पॉजिटिव सेल्फ है अगर स्ट्रीम की बात करें वह भी सही है। बात करें दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता का विकास, तो आत्महीन
आत्महीनता का विकास नहीं करेंगे दोस्तों, आत्मसम्मान की भावना का विकास करेंगे दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही सेंटेंस गलत है, जो गलत है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, यह भी दोस्तों सही है, लेकिन आपका इसमें से सी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 4th नंबर की बात करें, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? किस प्रकार की आवश्यकता इसमें से नहीं होती है दोस्तों? व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, धैर्यशीलता का कम होना। दोस्तों किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे दोस्तों इसमें से गलत पूछ रहा है। इसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा किसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब गलत आपको ढूंढना है। अच्छा, इसमें गलत कौन सा होगा दोस्तों? अगर गलती की बात करें, व्यवहारिक और सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, या तो पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। समस्या क्षेत्रों के बालकों में शीघ्र व सतत संपर्क, जैसे समस्यागत, अगर बात करें समस्यागत क्षेत्र की बात करें, जिसमें बच्चे जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में बच्चे को समस्या हो रही है, उस बच्चे को जैसे बालकों से शीघ्र और सतत संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे बच्चे में सुधार हो जाएगा, जो कमी आएगी बच्चे की। निदानात्मक उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर जो है प्रयोग, यह भी दोस्तों सही है। जब हम निदान करेंगे, निदान पहले बच्चे की जानकारी लेंगे, जो भी दिक्कतें हो उपचार करेंगे, यह भी सही है दोस्त। लेकिन धैर्यशीलता का कम होना यह गलत है, धैर्यशीलता का अधिक होना चाहिए था दोस्तों, तब इसका पॉजिटिव बनता। लेकिन हमसे पूछ रहा था गलत, तो गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी, इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 5th नंबर की चर्चा करें, समावेशी शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? क्या अगर विद्यालय न आने वाले बालकों या बच्चों को विद्यालय में लाना, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारे में लाना, या विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, या उपयुक्त सभी? दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या अगर 5th नंबर की हम चर्चा कर लें तो क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन सकता है? क्या इसमें से राइट आंसर दोस्त बन सकता है? आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 5th नंबर, समायोजन शिक्षा का मुख्य, समायोजन शिक्षा या समावेशी शिक्षा मान सकते हैं। समायोजन या समावेशी एक ही बात हो सकती है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट सभी एक साथ बैठते हैं और बिना भेदभाव करते हुए जो हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं साथी, वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अच्छा, विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना है, दोस्तों एकदम बात सही है। यह भी समायोजन का मुख्य जो है कार्य है, समायोजन शिक्षा का यह भी मुख्य कार्य है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, जो विशेष आवश्यकता, जो स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, उनको हम मुख्य धारा में लाना, यह भी काम होता है। और विशेष और वह सामान्य जो नॉर्मल और स्पेसिफिक दोनों बच्चे हैं, एक दोनों को साथ बैठाकर सुविधा देना, यह भी दोस्त होगा। इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। जब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है तो हमारे सामने ऑप्शन संख्या डी तो दिखाई दे रहा है, उपयुक्त सभी, तो सीधा सा बन जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब कहीं ना कहीं इसमें से दोस्त एक इसमें से पॉइंट गलत होगा। अच्छा, वही गलत हमको ढूंढ लेना है। कौन सा गलत है? पृथक्करण का अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन, या संवेदनशील बनाना। दोस्तों क्या सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब कहीं ना कहीं गलत। तो सफल समावेशन का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करना, दोस्तों जान रहे, सभी को इकट्ठा करना। अच्छा, पृथक्करण जो लिखा गया दोस्तों, वह पृथक्करण एक ना कहीं अलगाव की बात करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव तो हमारा ऑप्शन संख्या ए ही तो बनेगा, क्योंकि पृथक्करण की बात कर रहा है भाई। जब पृथक्करण होगा तो फिर कहां से जुड़ाव होगा दोस्तों? सीधा सा बनेगा कौन सा? ये ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? अभिभावकों की भागीदारी तो सही है, क्षमता संवर्धन की बात होती है, संवेदनशील बनाना यह भी सही है, लेकिन हमसे क्या कर रहा था? गलत पूछ रहा था, गलत है ऑप्शन संख्या ए। 7 नंबर का हम चर्चा करें दोस्त, एक समावेशी विद्यालय कैसे चीजें करेगा? चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षार्थी को नियोग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमता की
परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों की सुधारने की प्रतिबद्ध है। शिक्षार्थी के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बालकों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य अभ्यर्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। दोस्तों, समावेशी विद्यालय क्या होता है? कहा कि जो है समावेशी विद्यालय के लिए आप क्या कहेंगे साथी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और बताने का दोस्त प्रयास करेंगे क्या आपका इसमें से राइट आंसर बन सकता है, क्या इसमें से आपका राइट आंसर दोस्त बन सकता है। दोस्तों, कहा कि अधिगम या विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनको सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। देखिए दोस्तों, समावेशी विद्यालय का मतलब होता है समान और विशिष्ट बच्चे एक साथ बैठेंगे, सभी को एक साथ बैठा करके विद्यालय जो है सुविधा देने की कोशिश करेगा बिना भेदभाव करते हुए। क्या इसमें ए ऑप्शन में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार कह रहा है? जैसे उसमें निर्योग्यता होगी उसी के अनुसार सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। इस प्रकार से नहीं दोस्तों। क्या विद्यार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है? दोस्तों, का अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। क्या ऐसा होगा? क्या दोस्तों, क्या इसमें से होगा? यहां पर देखिए मध्य अंतर करता है, तो मध्य अंतर कभी नहीं करना, समावेशी का तो सीधा गलत होगा। दोस्तों, यहां पर विशेष रूप से योग्य अभ्यर्थियों के अधिगम परिणामों को, तो योग्य और सभी बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, यहां पर कहा कि शिक्षार्थियों को आवश्यकता और क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने की प्रतिबद्ध होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता को परवाह, मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा के लिए आपका बी ऑप्शन बनेगा। अधिगम की शिक्षार्थियों को नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता निर्धारित करता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं होगी। ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सेवंथ का। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम बात करेंगे 8 नंबर के लिए। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार या है कि समावेशी शिक्षा के पीछे क्या मूलाधार है, क्या विचार है? मूलाधार का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हैं उसके पीछे क्या, मूलाधार का मतलब क्या आधार हो सकता है समावेशी शिक्षा के पीछे? तो कहा समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालयों को इस भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। दोस्तों, क्या इसमें से आपका राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या अगर हम 8 नंबर की चर्चा करें दोस्तों, तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है? जी, आप बताएंगे दोस्तों, इसमें से क्या आपका राइट आंसर इसमें से राइट आंसर बन सकता है? एकदम बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। क्या आपका राइट आंसर इसमें से बनेगा दोस्तों? तो करा कि क्या इसके पीछे मूलाधार है? यहां पर कहा प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए एक मानक एक समान। दोस्तों, मानक और एक समान मैंने आपको कई बार बताया है कि मानक और एक समान नहीं हो सकता, ना मानकीकृत होने चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं बच्चों के बीच। अगर वैयक्तिक भिन्नताएं हैं तो हम सबको एक साथ कैसे एक मानकीकृत में कैसे ढाल सकते हैं? वैयक्तिक भिन्नताएं हैं तो एक समान नहीं हो सकता। उसकी लेवल के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से हम ढालने की कोशिश करेंगे। हमें विशेष आवश्यकता है कि सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए दोस्तों। यह भी मूलाधार इसका नहीं है, ना सी है दोस्तों, ना भी है। कहना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था या तो समावेशी का हनन हो जाएगा। समाज में क्या है? विभिन्नताएं हैं, आप जानते हैं। विद्यालयों को इस विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन संख्या क्या होगा? समावेशी होने की आवश्यकता का मतलब है कहीं ना कहीं इस बात को जानना पड़ेगा कि बच्चों समाज में जो भिन्नताएं हैं, हर बच्चों में भिन्नताएं हैं, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, तो उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए दोस्तों, हर बच्चे की व्यक्ति भिन्नता को देखते हुए हमें उस प्रकार के शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करना है, उस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाना है दोस्तों। इसलिए 8 नंबर का जो होगा ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर हम 9th नंबर की बात करें, प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है या फिर पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस बात पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना
है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रगतिवादी शिक्षा इसे हम बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रगतिशील भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रगतिशील बोल सकते हैं, प्रगतिशील शिक्षा बोल सकते हैं। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक दोस्तों आपको पता है, इस शिक्षा के जनक अगर दोस्त हम चर्चा कर लें तो जॉन डीवी बोले जाते हैं। कौन? जॉन डीवी। जॉन डीवी कौन थे दोस्तों? जॉन डीवी एक अमेरिका के जो है अमेरिका के शिक्षाविद थे। अमेरिका के एक शिक्षा जो है माने गया, शिक्षा में इनका बड़ा योगदान था। अमेरिका के शिक्षाविद माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने जो बात किया इनके द्वारा कहा गया कि प्रगतिशील शिक्षा मतलब करके सीखने की बात की गई। इनके द्वारा कहा गया कि जो बच्चों को हम शिक्षा देंगे लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर देंगे। किसके आधार पर? लर्निंग बाय डूइंग के पर इसका इनका समर्थन था। अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित दोस्तों ऐसा बात दोस्तों आप जानते हैं व्यवहारवादी करते हैं। किसके आधार पर? पुनर्बलन के आधार पर, अनुबंधन के आधार पर व्यवहारवादी करते हैं, ना कि प्रगतिवादी करते हैं। दोस्तों यह गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, क्योंकि यह ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत है। क्या सिर्फ है दोस्तों? आपको पता है सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र वैध स्रोत है और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये करा कि क्योंकि एकमात्र ज्ञान एकमात्र वैध है तो दोस्तों एकमात्र अपने आप में या निगेटिव होता है, अपने आप में गलत हो जाएगा। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। दोस्तों आप जानते हैं बिना दंड के दिए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। दोस्तों क्या बिना पीटे मारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है? और ऐसा अगर होता दोस्तों तब फिर आरटीई में क्यों विरोध होता? जो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया उसकी बात उसमें क्यों विरोध किया गया? बच्चों को पीटना नहीं, मारना नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यह भी अपने आप में गलत हो जाएगा। समस्या समाधान तो जानते हैं दोस्तों बच्चों को जो प्रगतिवादी शिक्षा है, जो प्रगतिशील शिक्षा है, बच्चों को कहता है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड बनाए, मतलब एक तरीके से समस्या समाधान करता बनाए। साथ ही साथ बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन पर बल दें, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें। और जब इस तरीके से आप बढ़ावा देंगे तो बच्चा क्या करेगा? बेहतर तरीके से बच्चे का थिंकिंग पावर बढ़ेगा और जब थिंकिंग पावर बढ़ेगा तो बच्चा बहुत बेहतर कर पाएगा। इसलिए साथ ही आपका 9th का जो बनेगा ऑप्शन संख्या आपका डी आंसर इसमें से करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन इसमें से राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलें। 10 नंबर की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा आप बोल सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसे एक तरीके से मान सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर ही बाल केंद्रित शिक्षा बोला गया कि बच्चों को बालक में केंद्र में रखना। इसमें अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? बालक को केंद्र में रखा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। लेकिन इसमें आपसे दोस्त पूछ रहा है निगेटिव, क्योंकि गलत आपसे ढूंढने की बात कर रहा है। गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना दोस्तों, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना या बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दोस्तों कारक इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं साथी आपसे निगेटिव वाला जो है वह चाह रहा है पूछने के लिए। तो कौन सा इसमें आपको दोस्त निगेटिव हो सकता है? कौन सा इसमें से निगेटिव बन सकता है? यही आपसे पूछ रहा है। अगर हम निगेटिव चर्चा कर ले दोस्तों, गृह कार्य प्रदान करना है तो दोस्तों क्या गृह कार्य प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है? दोस्तों यही नहीं आता। दोस्तों गृह कार्य प्रदान करना या सम्मिलित नहीं किया गया और ऑप्शन संख्या आपका यही राइट हो जाएगा। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि बालक से स्टूडेंट से क्या करें? हम सवाल पूछें, बालक से क्या करें? प्रश्न पूछें। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही था। हमसे गलत पूछ रहा था तो गलत ही हमें ढूंढना है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना या भी सही है, उसके अनुभव को प्राथमिकता देंगे जो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया है, जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज उसके पास है, एक्सपीरियंस के आधार पर जिस उसने जो अपना ज्ञान जो नॉलेज गेन किया है उसको हम क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे, प्राथमिकता देंगे। और कहीं ना कहीं बालक की जो सृजनात्मकता, बच्चे में जो क्रिएटिविटी है, बच्चे में जो एक तरीके रचनात्मक चिंतन है, उसको एक तरीके से बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हम बढ़ावा देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा था गलत ए ऑप्शन। जब गलत था ए ऑप्शन तो हमारा राइट भी वही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, 11th नंबर की चर्चा करें। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है?
कि सभी छात्र कैसे होंगे। करा कि शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र कैसे हों, करा बिना किसी भेद के समान पद्धति और सामग्री से शिक्षा प्रदान करें। करा ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। करा किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए समान शिक्षा प्रदान करे। करा समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिएगा बेहतरीन प्रश्न है, सिद्ध कर सके। करा प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है कि सभी छात्र कैसे हों। हमें ढूंढना है दोस्तों कि जो आपसे समान शिक्षा, देखिए यहाँ पर देखिए इसकी मीनिंग पूछ रहा है, समान शैक्षणिक अवसर की मीनिंग पूछ रहा है, तो क्या आपका इसमें से होगा उसका मीनिंग। अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त प्रश्न है और इसके लिए साथी प्रदान करेंगे, बताने का आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। देखिए समान शैक्षणिक अवसर की बात कर रहा है दोस्तों। अच्छा हम करें बिना किसी भेद के समान पद्धति और सामग्रियों से शिक्षा प्रदान करें। दोस्तों क्या समान शैक्षणिक अवसर यह होगा, तो दोस्तों यह पूरी तरीके से सटीक नहीं है, यह पूरी तरीके से कुछ हद तक तो सही है, चारों के चारों ऑप्शन कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरीके से जो राइट आंसर है समान शैक्षणिक अवसर का, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। दोस्तों एकदम सही है। देखिए बच्चा, अगर हम बात करें हमारे लिए अनुकूलतम, जो हमें शिक्षा दी जाए वह हमारे लिए अनुकूलतम हो और हमारे भविष्य के लिए वह अगर हेल्प करेगा तो वही तो हम शिक्षा गेन करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा का जो समान शैक्षिक अवसर है वही बात करता है। बिना किसी भेद के समान पद्धति और सामग्री से शिक्षा प्रदान करे, तो दोस्तों या उसकी मीनिंग नहीं होगा, जो सटीक मीनिंग हो ऑप्शन संख्या बी होगा। सी में भी कह रहा किसी भी जाति धर्म के होते हुए समान शिक्षा प्रदान करना, ये तो समावेशी शिक्षा की मीनिंग हो गई, लेकिन हमें समान शैक्षणिक अवसर की बात कर रहा था, इसीलिए दोस्त बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए। प्रगतिशील शिक्षा के में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि शिक्षा क्या कर रहा है, कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। लोकतांत्रिक होता है और क्या समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। डी में सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होता है। दोस्तों क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए दोस्त क्या आपका राइट आंसर बन सकता है, राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। जी दोस्त बताने का आप सभी करेंगे प्रयास क्या हो सकता है इसमें से राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न है और दोस्त बताने का प्रयास भी करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों यहां पर देखेंगे दोस्तों, अगर प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सभी का अपना अपना रोल है, कोई किसी का भेद उसमें नहीं होगा, किसी को मतलब सभी अपना बात रखने का अधिकार होगा और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया गया होता है। इसलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। अगर शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है तो फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सत्तावादी दोस्तों नहीं होता है, सत्तावादी हो जाएगा तो फिर किसी पर आधारित हो जाएगा, जिसमें शिक्षक आदेश दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्रित हो गया। सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। दोस्तों ऐसा नहीं दोस्तों, शिक्षक अनुपस्थित नहीं होता है, शिक्षक होता है प्रगतिशील शिक्षा में अगर बात की जाए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर की अगर हम चर्चा करें साथी, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। बाल केंद्रित जो कक्षा कक्ष को कौन सा इसमें से प्रदर्शित कर रहा है, कौन इस पे जोर दे रहा है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका को नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। दोस्तों अगर हम साथ ही बात करें बाल केंद्रित शिक्षा
कक्षा कक्ष से प्रदर्शित ऐसा होगा जैसे बात करें हम सब जब पढ़ने जाते थे साथी तो कहीं ना कहीं एक ही रूम में बैठते थे, सभी एक रूम में बैठते थे और जैसे जैसे जिस टीचर का जिस अध्यापक का टाइम होता था, जैसे मैथ का क्लास चलने वाला तो मैथ वाला टीचर आते थे, हिंदी वाले सर का टाइम होता तो हिंदी वाले सर अपने क्लास में आते थे, पढ़ा के सब अपने एक एक टीचर अपने अपने टाइम पर आकर के हम लोग को क्या करते थे, टीच करवाते थे। अच्छा दोस्तों, अगर बात किया जाए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष को कौन सा, इस प्रकार का जो महत्व इस तरीके की बात किस ऑप्शन में हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दोस्तों याद करना अपने आप से क्या है, नेगेटिव है और कक्षा कक्ष बाल केंद्रित कक्षा कक्ष ऐसी व्यवस्था नहीं देता, ऐसी बात नहीं करता है, गलत हो जाएगा। कर एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत, तो एकमात्र स्रोत जैसे होगा दोस्तों पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत, यह भी दोस्त अपने आप में गलत हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही, दोस्तों एकदम ऑप्शन संख्या सी होगा, आप जानते हैं दोस्तों एकदम हो जाएगा। एक शिक्षिका जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार, शिक्षक और दिए गए पुरस्कार, तो अगर पुरस्कार और दंड की बात हो गया तो फिर बाल केंद्रित शिक्षा नहीं रह गई दोस्तों। व्यवहारवादियों का ढालने की बात हो रही है डी ऑप्शन में, लेकिन डी जो होगा 13 नंबर का दोस्तों, वह 13 नंबर का आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों, अगर हम 14 नंबर प्रश्न संख्या 14 नंबर की चर्चा करेंगे, अगर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है, सक्रियबद्धता का क्या मीनिंग है, आपसे दोस्त या पूछ रहा है। करा कि याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, कर शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, कर जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। दोस्तों अगर हम कक्षा कक्ष की बात करें, क्लासरूम की बात करें कि सक्रियबद्धता का अर्थ होता है दोस्तों कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करना। भाई सक्रियबद्धता का तो यही अर्थ होगा, क्लास में अगर सक्रिय बच्चे को रहना है तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करता रहे, वाद विवाद करता रहे, एक दूसरे से क्या करता रहे, अंतःक्रिया करता रहे, जो इंटरेक्शन होता जाए, सोशल इंटरेक्शन हो, तमाम तरीके से जो भी हो, वाद विवाद करे, प्रश्न पूछे, एक तो आपका सीधा सा मतलब होगा, तभी तो दोस्त इसमें सक्रिय हो पाएगा। इसलिए दोस्त ऑप्शन संख्या सी बनेगा। यहाँ याद करना अपने आप से गलत है, प्रत्यास्मरण सुनाना, तो दोस्तों याद करना एनसीएफ विरोध करता है। करा कि शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, दोस्तों अनुकरण नकल करना अपने आप में गलत हो जाएगा। दोस्तों ऐसा जो है सक्रियता पर नहीं होगा। देखिए दोस्तों अगर हम शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं या फिर हम शिक्षक का नकल कर रहे हैं तो फिर हम सक्रिय थोड़ी ना दोस्तों, एक क्योंकि अगर सक्रिय होते तो हम खुद से करने का प्रयास करते हैं। तो सीधा सा सी ऑप्शन में खुद से प्रयास हो रहा है। डी में कर उत्तरों को नकल करना, दोस्तों अपने आप से सीधा सा गलत हो जाएगा। 14 का डी ऑप्शन नहीं बनेगा, सी ऑप्शन अपने आप से दोस्त इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चर्चा करें, प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए कर कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, जो करा कि बच्चों के लिए जो है सेल्फ जो है खुद से जो है एक एक्टिविटीज की बात कर रहा है, बच्चों को एक कोने में बैठना दोस्त का, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो। दोस्तों देखिए दोस्त अगर बात करें बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा सा मतलब होगा जिसमें बच्चा खुद से कर रहा होगा, हस्तपरक गतिविधियां लिखी गई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ए ऑप्शन बच जाएगा। बी में करा एक कोने में बैठना, दोस्तों एक कोने में बैठने का मतलब कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव, एक कोने में बैठने से बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऐसा नहीं कहते कि एक कोने में आप बैठ जाइए और चीजें करते रहिए। सी ऑप्शन में अगर प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, भाई कह रहा है कि एक कोई प्रतिबंधित परिवेश हो, कंट्रोल वाला आपका एनवायरनमेंट हो, उसी में आप बैठिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों जब आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो फिर आप मान लीजिए वहां पर आप सुकून नहीं महसूस करें, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप कभी नहीं सीख सकते। अच्छा आपकी इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए दोस्तों अपने हिसाब से माहौल बनाना पड़ता है। किसी को बांधने से अगर आप पढ़ ले तो फिर तो बहुत लोग आपको बांध सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एनसीएफ का विरोध हो रहा है, इसमें भी खेल जिनमें खेल शामिल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एक ले वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक है जिनका सिद्धांत था सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे हम जानते हैं दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसमें उन्होंने कहा था
खेल खेल में बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, खेल शामिल नहीं होती दोस्तों। इसका मतलब डी ऑप्शन बिगड़ जाएगा, सीधा सा बिगड़ेगा। सी ऑप्शन अब वैसे भी बिगड़ा है, सीधा सा ए ऑप्शन बनेगा साथी। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम 16 नंबर की बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था दोस्तों? क्या 2009 में, 2010 में, 2005 में, 2001 में दोस्तों? अगर हम बात करें आरटीई की बात करें दोस्तों, आरटीई की बात करें तो आरटीई दोस्तों आप जानते हैं 2009 में आया, 2009 में आया दोस्तों। अगर आप बात करें लागू कब हुआ दोस्तों, लागू अगर आप चर्चा कर लें तो लागू दोस्तों 1 अप्रैल क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो कह रहा कि किस वर्ष से प्रभावी हुआ, तो सीधा सा मतलब बनेगा 2010 से प्रभावी हुआ। आया तो था 2009 में, लेकिन प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें से बी ऑप्शन इसमें से बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें साथी, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें, करा कि दोस्तों 17 नंबर के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर मुख्यतः व्यवसाय शिक्षा उपलब्ध करवा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, यह व्यवहारवादी सिद्धांत है, यह आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या लग रहा है कि हो जाना चाहिए दोस्तों? क्या आरटीई में क्या कहा जाता है? आरटीई कहता है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई कि बच्चों को जो है अब जो होगा बच्चों को आर्टिकल 21A में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार उसे शिक्षा फ्री में प्रोवाइड करेगी, निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यह कहीं ना कहीं जो समावेशी शिक्षा की बात की गई, या कहाँ पे 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा का मतलब सीधा सा मतलब हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। कहीं ना कहीं बच्चे का अधिकार है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बनेगा। मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके दोस्तों कभी नहीं दोस्तों, व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं, आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति वृत्ति। तो सहानुभूति अवृत्ति क्यों दिखा रहे? तो हम अवृत्ति या सहानुभूति की बात करते ही नहीं है। आरटी सीधा कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उसका अधिकार है, वह सरकार से जाए कि भैया हमें शिक्षा दीजिए, मेरा जो है मेरा अधिकार है, मुझे प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए दोस्तों आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बन जाएगा ए ऑप्शन। संविधान की किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? 86वें संविधान संशोधन, 25वें या 52वें या 22वें संविधान संशोधन। दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो 86वें संविधान संशोधन मैंने आपको बताया भी, संविधान संशोधन 2002 की तहत अगर बात करें, संशोधन 2002 की तहत 2002 के तहत अगर बात करें, वह एक क्या बन गया? शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, जो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। 21A में जिसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम चर्चा कर लें, दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? इसमें से सीधा सा मतलब होगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा 18 की अगर हम चर्चा करते थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात किया जाए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 नंबर के लिए, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। किस पर ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों? किस पर ध्यान नहीं दिया गया है ऐसा आपसे पूछ रहा है, किस पर आपका ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों? किस पर? आरटी में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे किस पर ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों? अध्यापकों की प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना दोस्तों, इस पर ध्यान दिया गया दोस्तों। किस पर ध्यान नहीं दिया गया? वह ध्यान नहीं दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बाद बच्चा के पश्चात 6 से 14 वर्ष जो बच्चे हैं उनको तो सरकार शिक्षा प्रोवाइड कर देगी, लेकिन 14 वर्ष के बाद कैसे शिक्षा प्रोवाइड होगी इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या इसमें से डी बन जाएगा।
जी एकदम आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। 20 नंबर के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों आप जानते हैं कि आरटीई के पहले, आरटीई 2009 के पहले शिक्षक को जो है बहुत सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन जब राइट टू एजुकेशन आया तो उसमें शिक्षक का जो कार्य की बात की गई कि शिक्षक किस आधार पर शिक्षकों का कार्य क्या होगा, जो शिक्षक वह कौन कौन सा वर्क करेगा उसका निर्धारण कर दिया गया। दोस्तों 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। दोस्तों अगर हम बात करें 2009 या 2010 की बात करें, क्योंकि 2010 में लागू हुआ था दोस्तों, तो अगर हम चर्चा करें उसके पहले अगर हम चर्चा कर लें तो पोलियो ड्राफ्ट जो पोलियो बच्चों को पिलाया जाता था उसमें शिक्षक की ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब आप देखेंगे शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन अगर हम 10 वर्ष अगर बात करें, 10 वर्ष में जो जनगणना होता है उसमें उनका कार्य को सम्मिलित किया गया है। अब आपदा राहत कार्य में भी चुनाव संबंधी, अब देखते हैं चुनाव जब होता है, इलेक्शन होता है, फिर भी तब उस टाइम शिक्षक की ड्यूटी लगती है, लेकिन दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम से हटा दिया गया और इसीलिए दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी बनेगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था नहीं, तो नहीं बनेगा ऑप्शन संख्या डी हमारा। दोस्तों 21 नंबर की अगर बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अध्यापक सप्ताह में कितने घंटे कार्य की बातें की गई है? अगर हम 21 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों अगर एक सप्ताह में आरटीई 2009 में बात करें तो कितने घंटे काम करने की चर्चा की गई, तो दोस्तों अगर हम चर्चा की जाए एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह की अगर हम बात करें तो आप 45 घंटे, आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट बन जाएगा। क्या बनेगा? 45 घंटे आपका 45 घंटे 45 आवर्स की बात करेंगे। एक सप्ताह में जो बात किया गया वह शिक्षक का जो काम होगा एक सप्ताह में 45 घंटे जो है काम करेगा, तो इसलिए दोस्तों आपका सीधा सा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 22 नंबर के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्य पुस्तक का संचालन पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें से अगर आरटीई 2009 की चर्चा करें दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षक का क्या दायित्व होगा। दायित्व दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें से सभी दायित्व होंगे, शिक्षक की सभी दायित्व को इसका निर्वाह करना होगा। जो ऑप्शन में लिखा गया है विद्यालय में नियमित टाइम पर, एक जो नियमित टाइम है जितने बजे जो आदेश है सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलना होगा, उसी टाइम पे आना होगा अध्यापक को, निश्चित उपस्थिति और एक टाइम सिस्टमेटिक तरीके, मतलब एक नियमित रूप से समय पर आना, साथ ही साथ संचालन जो सिलेबस का संचालन है उसको समय पर पूरा करना, साथ ही साथ एक निर्धारित समय पर जब पूरा किए रहेंगे सिलेबस को तो बच्चा अपने आप को रिवीजन कर पाएगा, सिलेबस को अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। इस प्रकार से दोस्त अगर बात करें तो इनमें से सभी इसमें से शिक्षक का कार्य हो जाएगा। 22 का ऑप्शन संख्या डी। दोस्तों अगर हम बात करें 23 नंबर में कह रहा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? दोस्तों कह रहा बाल केंद्रित शिक्षा का जो किसने इसका सपोर्ट किया था, चार्ल्स डार्विन, वी.एफ. स्किनर, जॉन डीवी या एरिक एरिक्सन। दोस्तों आप बताएंगे इसमें से किसने सपोर्ट किया था। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का इनमें से किस व्यक्ति ने जो सपोर्ट किया था बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक को मध्य में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? बालक को क्या रखा जाता है? मध्य में रखा जाता है। जब बालक को मध्य में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा चलेगी वह बालक के इर्द गिर्द ही चलेगी। तो कह रहा चार्ल्स डार्विन, तो दोस्तों आप चार्ल्स डार्विन यहां पर नहीं आएंगे, क्या होंगे?
चार्ल्स डार्विन यहाँ से संबंधित नहीं दोस्तों, वह अनुवांशिकता से संबंधित निकल जाएंगे, वह निकल जाएंगे आपके अनुवांशिकता हेरिडिटी पर निकल जाएंगे दोस्तों। स्किनर की अगर हम बात करें दोस्तों, स्किनर एक व्यवहारवादी थे। क्या थे? व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवादियों का रोल नहीं था कि व्यवहारवादियों का रोल कभी नहीं था कि बाल केंद्रित शिक्षा, वह हमेशा से किस पर जोर देते थे? उद्दीपक और अनुक्रिया पर जोर देते थे। किस पर? उद्दीपक, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर जोर देते थे। उद्दीपक अनुक्रिया पर जोर देते थे। जब भी उनकी बात की जाए वह उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक, क्योंकि आप जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का जो संबंध की बात करें तो व्यक्ति था वह यस, और बॉन्ड की अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों तो आप जानते हैं वह थॉर्नडाइक महोदय थे। कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय थे। लेकिन दोस्तों अगर आप बात किया जाए यहां पर अगर हम चर्चा कर लें दोस्तों, स्किनर की चर्चा कर लें तो इनका आरएस बॉन्ड की चर्चा करते हैं, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया इनमें भी है, क्योंकि अनुक्रिया उद्दीपक इसमें भी है, तो कहीं ना कहीं बंध की बात हमेशा से लोग करेंगे। गलत होगा। एरिक एरिक्सन की बात करें, इनका जो सिद्धांत कहलाता था यह जो मनुष्य है उसके व्यक्तित्व की चर्चा करते थे, मनुष्य के व्यक्तित्व की चर्चा करते थे, उसके पर्सनालिटी की बात इन्होंने की है, व्यक्तित्व की चर्चा की है, जिसमें से इनका जो सिद्धांत था वह मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत कहलाता है। क्या? मनोसामाजिक सिद्धांत कहलाता है। मनोसामाजिक सिद्धांत इनका कहलाता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति अपने आप में गलत हो जाएगा। जॉन डीबी इसमें से राइट हैं। जॉन डीबी की बात करें दोस्तों, जॉन डीबी जो है एक प्रगतिवादी है, और प्रगतिवादियों का मानना सीधा सा दोस्तों कि वह बालक को मध्य में रखना, बालक को केंद्र में रखना और उसी प्रकार से शिक्षा प्रोवाइड करना। और आप जानते हैं लर्निंग बाय डूइंग इनका मानना था। किस पर? लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर यह मानते हैं। किसके आधार पर? लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर यह शिक्षा देने की बातें हमेशा से करते थे। इसलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें 24 नंबर के लिए। जॉन डीबी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण है दोस्तों। मैंने आपको बताया पब्लिक विद्यालय का या सामान्य विद्यालय का दोस्तों, या फैक्ट्री विद्यालय का, या प्रगतिशील विद्यालय का। तो मैंने आपको सीधा सा दोस्त बताया था प्रगतिशील विद्यालय का, क्योंकि जॉन डीबी के द्वारा एक विद्यालय खोला गया जिसका नाम था लैब विद्यालय, या समर्पित जो विद्यालय था उनके द्वारा लैब विद्यालय का उदाहरण है दोस्तों। प्रोग्रेसिव विद्यालय का, प्रोग्रेसिव स्कूल की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें 25 नंबर के लिए, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतवाद कौन है? फ्रेडरिक फ्रावेल, जॉन डीबी, जीन पियाजे, ग्राहम विल से। दोस्तों फ्रेडल की बात करें, यहाँ पर फ्रावेल की बात करें तो यह माने जाते हैं दोस्तों किंडरगार्टन। किसके? किंडरगार्टन की माने जाते हैं। किंडरगार्टन की बात करें उस पर आ जाते हैं। फ्रावेल की बात करेंगे दोस्तों, जॉन डीबी आपका सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन। जीन पियाजे दोस्तों आप जानते हैं एक संज्ञानवादी थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो दोस्तों सीधा सा इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन भी गलत होगा, डी ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन संख्या आपका बी जॉन डीबी। और जॉन डीबी की बात करें तो कहाँ के थे दोस्तों? अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिकन जो है, अमेरिकन एक बात करें एक एजुकेटर, एक बात करें शिक्षाविद, एक शिक्षा बात करें एक थी। जो आपका जो राइट आंसर साथी बनेगा वह ऑप्शन संख्या बी बनेगा। 26 नंबर की अगर हम चर्चा करें, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसे चलते हैं, कर निश्चित हो जाते हैं, तो सीखने के लिए किसी भी तरीका का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्त, जब आप शिक्षक की बात करें, शिक्षक को जब विद्यार्थी की योग्यता, बच्चे की जो योग्यता है, बच्चे के बारे में सही तरीके से सकारात्मक विकास होता है, तो अगर बच्चा समझ जाए कि सर जी जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास जानकारी है, उसको सर के द्वारा बहुत अच्छे से पहचाना जाता है, जाना जाता है कि बच्चा आगे चल के क्या बन सकता है, बच्चा आगे करके कितना प्रोग्रेस कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वह बच्चा अपने आप को एक तरीके से उत्सुकता, कहीं ना कहीं एक तरीके से मोटिवेट अपने आप को मानता है, किसके लिए? सीखने के लिए। और सीधा सा बनेगा आपका ऑप्शन संख्या डी। देखिए बच्चा यहाँ पर जब बच्चे को सकारात्मक विश्वास होगा तो बच्चा उत्सुकता हो जाएगी, बच्चे में क्यूरियोसिटी आई जाएगी, बच्चा एक मोटिवेट हो जाएगा,
नहीं होगा साथी। अगर आप ही जानिए, अगर आपके टीचर जो अध्यापक हैं आपको पता चल जाए कि जो मैं डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, शिक्षक की बात मतलब शिक्षक आपको जान रहा है कि बच्चा आगे चल के नौकरी पा जाएगा, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं भीतर से मोटिवेट होंगे और भी बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एक तरीके से कर निश्चित हो जाते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। उत्साह भंग होना ये सब फर्जी लिखा गया है, प्रभावित नहीं होता दोस्तों, प्रभावित होते हैं। इसलिए दोस्त आपका 26 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका इसमें से डी, ऑप्शन संख्या अगर बात करें ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा इसमें से राइट आंसर, ऑप्शन संख्या आपका डी इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। अगर साथ ही हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे 27 नंबर की अगर चर्चा करें, कर एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को क्या चाहिए, वह विशेष संस्कृतियों व समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। दोस्तों अगर अब एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक टीचर की अगर बात करें उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए दोस्तों, उसका बिहेवियर ऐसा हो कि क्लास में किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, किसी प्रकार का बच्चे में जातिवादिता या किसी प्रकार की भेदभाव ना करे दोस्तों, सभी को समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाने की कोशिश करे। और इसी प्रकार से अगर जिस ऑप्शन में बन रहा होगा वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। करा हुआ ये ऑप्शन में करा हुआ विशेष संस्कृतियों, करा कोई एक विशेष संस्कृतियों की बात कर रहा तो विशेष संस्कृति जैसे आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी स्पेशल की अगर बात करें, कोई स्पेशल जो है एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा दोस्तों। करा कि यहाँ पर अनदेखी करने की बात करा, जो बच्चे में जो व्यक्ति कहीं ना कहीं बच्चे में जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है बच्चे में, जो कहीं ना कहीं उसका अनदेखा करने की बात करा, तो आप अनदेखा नहीं करेंगे दोस्तों, सम्मान करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन भी गलत बनेगा, सी में सही है आपका, या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष की सभी संस्कृतियों सभी कल्चर का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करती है और उसको महत्व देती है, इंपॉर्टेंट देती है। सही है दोस्तों। यहाँ कर बीच तुलना की बात हो गई, अच्छा तुलना की बात होगा, इसका मतलब गलत होगा। तो राइट आंसर दोस्त आपका 27 का सी ऑप्शन। 28 की बात करें, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस तथ्य की अनदेखी करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करने चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृहकार देना चाहिए या फिर स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों आपके सामने 28 नंबर की अगर चर्चा करें तो क्या राइट ऑप्शन बन सकता है 28 नंबर के लिए दोस्तों, आपसे कहे तो कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें इस तथ्य की अनदेखी करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों का समान व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों देखिए, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, एकल अभिभावक वाले, एकल अभिभावक का मतलब जानते हैं दोस्तों, जिसके माता पिता की बात करें, जिसके माता पिता नहीं है या कोई उसका एक गार्जियन है, उस बच्चे की बात कर रहे हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय जिसके माता पिता बच्चे नहीं होते दोस्तों, और एकल अभिभावक ही होता, उसका कोई एक गार्जियन होता, चाहे मम्मी कोई एक औरत रहेगी या फिर एक जेंट्स रहेगा। तो अभिभावक की बात करें, अभिभावक हो गया, इस तथ्य की अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों जिसके पास मम्मी पापा माता पिता नहीं है, उसको हम उसका कोई ऐसा नहीं है कि हम उसके प्रति सहानुभूति या कुछ भी, सभी बच्चों की तरह उसका भी क्या करेंगे, उस बच्चे का भी हम पालन पोषण या एक तरीके से बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपके बात गार्जियन नहीं है या उनके बच्चे में क्लास को हम क्या करें, उसके साथ बच्चों के साथ मतभेद करें। तो सीधा सा मतलब बनेगा ए ऑप्शन। इस तथ्य की अनदेखी जरूर करेंगे दोस्तों, इस तथ्य की क्या करें, अनदेखी करें और करा कि एकदम इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों कभी नहीं, अगर भिन्न प्रकार का व्यवहार करेंगे तो बच्चे के लगेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास माता पिता नहीं, इस वजह से ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो अरे ऐसे बच्चों को कम गृहकार देना चाहिए, कभी नहीं दोस्तों। जैसे हर बच्चे को आप समान तरीके से देख रहे हैं उसी प्रकार से स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं। तो आपको जैसा बच्चे को आप, हर बच्चा आपके क्लास में जैसे आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सेम उसी प्रकार से दीजिए, आप कुछ बढ़ाइए ना न घटाइए। दोस्तों आपका सीधा सा जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। ठीक भाई, आगे नेक्स्ट प्रश्न करें 29 नंबर के लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार
गलतियां इस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, तथा या कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों अगर हम साथ ही बात करें एनसीएफ 2005 के अनुसार आपसे पूछ रहा है, एनसीएफ जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, करा उसके अनुसार गलतियां जो बच्चे त्रुटि कर देते हैं, जैसे हम सब पढ़ते हैं ना, पढ़ते वक्त त्रुटियां हो जाती हैं, तो त्रुटियां हो जाती हैं उससे हम क्या सीख लेते हैं, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और उत्तीर्ण घोषित करने की बात करता है, वर्गीकृत करने की बात कभी नहीं। दोस्तों गलतियां हो जाती हैं, स्वाभाविक चीजें हैं दोस्तों, और उत्तीर्ण और उत्तीर्ण वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, वर्गीकरण कभी नहीं करना है, या अध्यापकों को डांटने के लिए एक तरीका है दोस्तों, कभी डांटने की बात नहीं होगी दोस्त, इसका मतलब यह भी गलत है। करा कि अंतर्दृष्टि कहीं ना कहीं सही है भैया, जब हम गलतियां करते हैं कहीं ना कहीं आपके भीतर अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है कि हाँ चीजें यहाँ पर मैंने गलती की है, इसका आंसर ऐसे बनेगा, इसमें यह सुधार कर सकते थे, तो सीधा ऑप्शन सी बन जाएगा। साथ ही डी में करा कुछ हटाने की बात करें तो कभी नहीं हटाएंगे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे को छाट के हटा देंगे कि आप बहुत गलती करते हैं, आप मेरे क्लास से हट जाओ, ऐसा कुछ नहीं। साथी 29 का आपका सी ऑप्शन बनेगा। आज का अंतिम प्रश्न दोस्त आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क जो राष्ट्रीय शिक्षा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है एनसीएफ 2005 है, अपनी समझ से प्राप्त की है, अपनी समझ से क्या प्राप्त की है दोस्त, करा मानवतावाद या व्यवहारवाद या रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों तो सीधा सा मतलब एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है दोस्तों, रचनात्मकता पर जोर देता है, किस पर, रचनात्मकता पर जोर देता है, तो आपका सीधा सा बनेगा वाह का रचनावाद या रचनात्मकता, आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन। इस प्रकार से साथी आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आप सभी के बिहार के जो यह स्टेट पेपर 1 पेपर 2 जो माध्यमिक स्तर है, जो 9th 10th के बच्चों को आप सभी पढ़ाएंगे, तो दोस्तों उसके लिए पेपर 1 जो आप 11th और 12th के बच्चों को जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसके लिए दोस्त पेपर 2 बोला जाता है। आप सभी के पेपर में 30 प्रश्नों की श्रृंखलाएं पूछी जाएंगी, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके बाद आप सभी के लिए बिहार में जो आप जानते हैं साथी, इसके बाद अगस्त में 24 अगस्त का आपका पेपर है, वो पहले तो मार्च में आपका यह स्टेट होगा, फिर आपके पास वैकेंसी आएंगी, फिर आप अप्लाई करके आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं दोस्त, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है जो यह स्टेट होता है, जैसे आपके यूपी टेट होता है, जैसे बिहार में हुआ यूपी टेट होता है दोस्तों, जैसे सीटेट का पेपर होता है, एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसी प्रकार बिहार में भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके बाद आपको क्या है, आप 9th और 10th के आप 9th और 10th और 11th 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले यह स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 आपको पास होना पड़ता है साथी, तो उसके लिए क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप सभी अच्छे से वॉच कीजिए दोस्त, आप अच्छे से पढ़िए, मार्च में पेपर है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। अगली क्लास में दोस्त किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट पार्ट पर हम सभी बात करेंगे जो आप सभी के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू। जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।